Good morning, students. Today we are going to study our 13th chapter, and the name of our chapter is Motion and Time. In this chapter, we will study about the facts related to motion, various types of motion, units of motion, and the phenomena which are involved in motion. Also, we will study about time, how we used to measure time in ancient period, how we measure time today, what all units we use to measure time, what is the significance of time. All these things we are going to study in this chapter. So let's study our chapter. Let's begin. Slow and fast motion. So generally, first of all, let us learn what is motion. Motion क्या है? मोशन मतलब मूवमेंट. वी कैन से जनरली इन जनरल वर्ड्स मोशन मीन्स मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स चलना. तो एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इस its position with the passage of time, with the passage of time, then the object is said to be in motion. कहने का मतलब गुजरते हुए वक्त के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशनिंग में चेंज लाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा हाथ यहाँ है, ठीक. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है मेरा हाथ ये आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा हाथ क्या है, मोशन में है. जनरली मोशन क्या है, चेंज इन द पोजीशनिंग. ठीक है, अभी पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, यहाँ हुई. बढ़ते समय के साथ पोजीशन में चेंज आना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है. ओके, सो in a standard definition we can say that change in the positioning of an object with the with the passage of time is known as motion. Okay, so slow and fast motion. So as we know, motion can be slow or fast according to the speed. ये है, ये फास्ट मोशन है. अब धीरे 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 जा रहा हूँ, ये स्लो मोशन है. मीन्स दैट स्लो एंड फास्ट मोशन मीन्स कि what is the rate of motion with the changing time, what is the rate of changing the positions of an object with the moving time. टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग में कितने किस रेट से चेंज हो रहा है, ये डिटरमाइन करता है स्लो और फास्ट मोशन. ठीक है, ठीक. जैसे हमारी इफ यू आर राइडिंग अ बाइक, सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की उससे चल रहे हैं तो इट इज अ स्लो मोशन. 20 किलोमीटर पर आवर के लिए चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट मोशन. 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज इट इज वेरी फास्ट मोशन. सो स्लो एंड फास्ट मोशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लो और फास्ट मोशन. कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, तेज होगा किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, तो स्लो फास्ट मोशन है. यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन स्लो होगा तो स्लो मोशन है. ओके, सो ये चीज है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. सो फ्रॉम हियर ओनली स्लो एंड फास्ट मोशन से क्या आया, स्पीड. कि द डिस्टेंस कवर्ड मीन्स जब पोजीशन में चेंज आता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या करती है, डिस्टेंस कवर करती है. मीन्स अभी यहाँ थी, अब पहले फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ मेरा ये हाथ है, ये क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हुआ तो उसने इतनी क्या की, डिस्टेंस तय की, दूरी तय की. ठीक है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग में चेंज आया तो मतलब कोई ना कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी. तो पर यूनिट टाइम में कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करती है, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन स्पीड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एंड अपॉन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वी कैन डिफाइन इट एज स्पीड. स्पीड मीन्स गति. सो कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन कितने टाइम, पर यूनिट टाइम. सो दिस इज कॉल्ड स्पीड. And the SI unit of speed is meter per second. Okay, which can be written as meter slash second. Means और जो सिस्टम इंटरनेशनल है, एसआई यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल में जो मान्य यूनिट है स्पीड की, वो हम मीटर पर सेकेंड है. कि हाउ मच मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट
in per unit second is known as speed. Okay, generally we measure speed in kilometer per hour also, which is written as km slash hour, minute per second, minute meter per minute, sorry, meter per minute or kilometer per minute. So we can take various units to measure speed. If we are taking kilometer, we can take hour also, with kilometer with respect to hour, kilometer with respect to minute. Okay, yeah, meter with respect to minute, meter with respect to seconds. All these units we can take because all these units are the units of distance and time. So इन सारी यूनिट्स में भी हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं. So basically you have got the how what is speed and in what units we measure speed. Now let's move ahead. So here now with an example we will understand. Suppose a distance between two cities is 300 किलोमीटर. एक सिटी से दूसरी सिटी, मान लो दो सिटीज हैं ए और बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 300 किलोमीटर है. अ कार टेक्स 5 आवर्स टू कवर डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार. तो एक कार को उस डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब किस डिस्टेंस को, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे लगते हैं. तो स्पीड क्या है कार की, तो टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है 300 और टाइम क्या है 5 आवर, तो दैट इज स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द सॉल्यूशन यू कैन टेक. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. इस फॉर्मूले से हम स्पीड निकालते हैं. ठीक, इस फॉर्मूले से हम यदि स्पीड दी हो, टाइम दिया हो तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, स्पीड दिया हो, डिस्टेंस दिया हो तो टाइम भी निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. विद दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट distance covered by an object, speed of the object or time taken by an object. We can, if any two units is given, we can calculate the third one. So remember this formula. So with this formula we get the speed of the car 60 kilometer per hour. Okay, now uniform and non uniform motion. So यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. और when an body cover unequal distance in equal interval of time, then it is said to be non uniform motion. कहने का मतलब ये कि यूनिफॉर्म मोशन ये, जैसे कि मान लो कोई एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मान लो एक कार है, ठीक, वो फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है, अगले एक घंटे में भी 50, फिर अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर. तो कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक एक घंटा के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो कार के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है वो इक्वल यूनिट्स में किया जा रहा है. मीन्स पहले घंटे में भी 50, दूसरे घंटे में भी 50, मतलब प्रत्येक घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कार के द्वारा कवर किया जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, की जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. और इसका उल्टा, कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, मीन्स मान लो एक कार है तो वो एक घंटे में पहले 50 किलोमीटर जाती है, फिर दूसरे घंटे मान लो उसको ट्रैफिक मिल गया तो वो 30 किलोमीटर कवर कर पाती है, तीसरे घंटे में वो 70 किलोमीटर कवर कर लेती है. तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब प्रत्येक एक एक घंटे के टाइम में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो क्या है, अनइक्वल है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, की जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. ओके, सो बोथ द डेफिनेशंस आर क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. टाइम, व्हाट इज टाइम. सो टाइम क्या है जनरली, तो टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं दो इवेंट्स के होने के बीच में जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं. जो इवेंट्स रेगुलरली हो रहे हैं उनके बीच में जो लैप्स है वही क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप सो के 7 बजे उठते हो, ठीक है, आप नाश्ता 8 बजे करते हो, तो सो के उठना और नाश्ता करना, इनके बीच का जो लैप्स है
वो क्या है, टाइम है। मीन्स आप सो के 7 बजे उठे, नाश्ता 8 बजे किए, तो मीन्स आपने 7 से 8 के बीच का जो लैप्स है, ये क्या है, 1 घंटे का लैप्स है। मतलब आपके सोने और खाने में 2 रिकरिंग इवेंट्स क्या हो गए, सोना और खाना, नाश्ता करना, और उनके बीच का जो लैप्स है वो क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। दैट इज मीन्स 1 आवर का आपका बीच में लैप्स है। सो दिस इज टाइम। ठीक है। तो अब टाइम की जरूरत कहाँ से हुई? तो पुराने समय में जो ह्यूमन बीइंग्स था, तो उसको टाइम को ट्रैक करने की जरूरत पड़ी। जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उस काम को नोटिस करने के लिए कितनी देर में हुआ, ठीक है, या कहीं जाना है तो कितना टाइम लगता है जाने में। तो एक प्रॉपर यूनिट देने के लिए, प्रॉपर एक अनुमान देने के लिए लोग क्या किसकी जरूरत पड़ी, हमें टाइम की जरूरत पड़ी, ताकि हम रेगुलर इंटरवल में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम स्पेसिफाई कर सकें, इसलिए हमें टाइम की जरूरत पड़ी। लेकिन पुराने समय में हमारे पास जैसे आज है बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम टाइम मेजर करते हैं, हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉच हैं, एवरीथिंग है। लेकिन पुराने समय में नहीं थी ये सारी चीजें। ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जो सनराइज था और सनसेट था उससे टाइम का अनुमान लगाते थे, उससे टाइम को कैलकुलेट करते थे कि मीन्स अभी सूरज जस्ट उग रहा है पूरब में है, तो मतलब ईस्ट में है, तो दैट इज अभी मॉर्निंग है, फिर आफ्टरनून है, फिर इवनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू द सनराइज एंड सनसेट लोग क्या करते थे, टाइम को कैलकुलेट करते थे। या और सीजन्स वगैरह से सीजन्स में चेंज आया तो पता चल जाता था कि एक इतना टाइम हो चुका है लगभग, अब इतने लगभग इतने बाद इतने दिन बाद अगला सीजन आएगा। फिर जो फुल मून डे या हाफ मून डे, ठीक है, जैसे अमावस्या या जो बोलते हैं पूर्णिमा, इनके अकॉर्डिंग भी लोग क्या करते थे, टाइम को कैलकुलेट करते थे। ठीक, क्योंकि उस समय पे इतने सारे इन्वेंशंस नहीं हुए थे। नेक्स्ट, इन्वेंशंस तो हमने अभी किए हैं, ठीक है, तो लोग पुराने समय में यही सब यूज करते थे टाइम को मेजर करने के लिए। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? सो द ग्राफ which shows the relation uh, between distance and time are is known as distance time ग्राफ। ओके, तो जनरली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस। सो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम टाइम को लेते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग डिस्टेंस को लेते हैं। उसके बाद पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, और उससे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उन पॉइंट्स को मिला करके, और उससे हमें पता चलता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। सो ऑल दिस with the help of distance time graph we find the relation between distance and time, which is speed. So ग्राफ जो है ये कई तरह के भी हो सकते हैं। ग्राफ में भी बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्ट्रेट लाइन, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। सो वी नीड नॉट टू डिस्कस दिस हियर in much detail. Yeah, you will study these various types of graph in your math syllabus. So here we have to study only distance time graph, so जो कि मैंने आपको बता दिया है। So जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें तो कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। तो let us study about those points. First one, in a distance time graph distance is always taken along y axis while the time is taken along x axis। अभी जैसा कि मैंने बताया था, जब भी हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, जब भी हम डिस्टेंस को और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस में, सॉरी डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, एंड टाइम को वाई अलोंग एक्स, टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग लेना चाहिए। ओके, जैसे आई विल शो यू हियर, दिस इज अ लाइन, ओके, एंड दिस वन इज अनदर लाइन। ये इसको आप लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर करिए। तो जनरली ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है, विच इज डिनोटेड एज टी।
ठीक। टाइम ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक। और यहाँ हमारा क्या है, हम लेते हैं डिस्टेंस, ओके, विच इज डिनोटेड विथ डी। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो इसके बाद हम प्लॉट करते हैं वेरियस पॉइंट्स। ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 0 है, ठीक है। ये फिर ऐसे वेरियस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। एक तो मान लो जो टाइम की यूनिट्स हैं, मान लो टाइम हमारा आवर में है तो ये 1 आवर की यूनिट है। यूनिट आप लोग ग्राफ बनाना डिटेल में अपने मैथ्स उसमें सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आपका ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ आपको डिस्टेंस करना है, मान लो पहले घंटे में कार के द्वारा ये डिस्टेंस में मान लो आप 5 किलोमीटर मेजर कर रहे हो, तो ये सारी यूनिट्स 5 यूनिट्स की हैं। तो डिस्टेंस मान लो फर्स्ट आवर में आपके कार ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ये दोनों को यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट आवर का, ठीक। दिस वन, ठीक। नेक्स्ट आपको अगला जाना है, मान लो अगले किलोमीटर में 5 किलोमीटर, ये फिर इन दोनों पॉइंट को ऐसे आप मिला दोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा डिस्टेंस और टाइम का, ओके। तो जनरली बाय दिस फिनोमेना ये इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। एनालाइज द गिवन डाटा एंड मेक अ प्रॉपर चॉइस ऑफ स्केल और टाइम एंड डिस्टेंस। जो डाटा है उसको पूरा पहले एनालाइज करिए आप, और उसके बाद स्केल और टाइम के लिए प्रॉपर चॉइस लीजिए कि एक यूनिट में यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है जो, उसमें आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, कितना डिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी आप स्केल लीजिए ग्राफ बनाते समय। नेक्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, जैसे मैंने अभी प्लॉट किए थे ग्राफ को पॉइंट्स में, पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करिए और उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ऐसी एक लाइन मिलेगी, या अप डाउन लाइन भी मिल सकती है, बहुत टाइप के ग्राफ्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ अब जब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दो केसेस अराइज होंगे। दो केसेस कैसे कि या तो ग्राफ वो तो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, या मान लो अगर कार के द्वारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया जा रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। नॉट यदि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कार ट्रेवल कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन जनरली स्ट्रेट लाइन आएगा। और यदि अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये ग्राफ कभी ऐसा आएगा, कभी ऐसा आएगा, मान लो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया फिर ऐसा बढ़ते टाइम के साथ अलग अलग इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो all these are the two cases after joining the points. Now let us study those cases. So here case 1, if the graph is obtained in straight line, the motion is uniform motion. यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुआ है तो समझ जाइए ग्राफ मोशन क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, जैसे मैंने दोनों केस आपको बताए थे, तो मोशन क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तभी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि वो ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ओके, सो दीज आर द टू केसेस व्हेन वी draw a distance time graph. Hope you all understood. Now let's move ahead. So this is about the scale. The scale chosen for drawing a graph may be same or different in every case. जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो एक स्केल लेते हैं, प्रॉपर स्केल, और स्केल हमारे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग सेम भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है हर बार जब हम ग्राफ ड्रॉ करें। यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम स्केल बड़ी लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ को हम इतना बड़ा थोड़ी वन वन यूनिट थोड़ी ले लेंगे। मान लो कार 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हमें 100 के स्केल लेनी पड़ेगी कि एक यूनिट में 100 किलोमीटर्स को हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस ज़्यादा दिखाना है, ठीक। और उसी प्रकार यदि मान लो कम ही 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को हमें प्लॉट करना है तो वी कैन यूज स्मॉलर स्केल। सो स्केल डिपेंड्स अपॉन of which data we are drawing the graph. Next, the intermediate. So now तो स्केल चूज करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। सो लेट अस स्टडी अबाउट दोस पॉइंट्स। द एंटायर रेंज बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी मस्ट बी शोन। कि हाईएस्ट रेंज और जो स्मॉलेस्ट जो रेंज है हमारी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में, वो सारी उसकी प्रत्येक क्वांटिटी हमें शो करनी चाहिए कि 5, 10, 15, 20 इस तरह से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। फिर द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी मस्ट बी ऑल्सो ऑन द ग्राफ। और एक यूनिट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी ग्राफ में क्लियरली मेंशन होना चाहिए।
फिर the chosen scale should be such that the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn is utilized। और स्केल हम ऐसी चूज करें जिससे कि हमारा पूरा डाटा भी अच्छे से प्लॉट हो जाए ग्राफ में और पूरा ग्राफ भी यूज हो जाए। ऐसा ना हो कि स्केल हम इतनी ज़्यादा ले लें कि हमारा एक छोटे से पार्ट में ग्राफ हो जाए और वो क्लियरली अंडरस्टैंड ना हो। तो एक सुइटेबल स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप लोग ये ग्राफ बनाना मैथ में अपने सीखेंगे तो आप लोग देखेंगे, आप तो इनको इस चीज़ को डिटेल में समझ पाएंगे कि स्केल क्यों ज़रूरी है और स्केल कैसे लेते हैं। सो दिस वाज the distance time graphs of two or more objects can be plotted in the same graph to compare the speeds. This will also tell whether the animal will meet at each with each other object at the same point or not। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और उससे हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या टाइम है उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनके मोशन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे मिले, कितने समय पे मिले। तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन find out with the help of distance time graph। Okay, now let's move ahead। Ancient methods of measuring time। पुराने मेथड्स जिनसे हम टाइम मेजर करते थे, तो लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो एंशियंट टाइम जो अभी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक इवेंट्स जैसे कि सनराइज सनसेट या फेजेस ऑफ मून, ये सब इन्हीं की सहायता से हम टाइम को क्या करते थे, मेजर करते थे। ठीक है, तो एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग एक दिन का मतलब होता था दो सनराइजेस मीन्स सुबह से, मतलब आज सूरज होगा और कल जब तक दोबारा सूरज नहीं उगेगा, दोबारा सूरज उगेगा जब कल, तो उसके बीच का है, टू सनराइजेस के बीच का जो इंटरवल है वो क्या कहलाता था, जनरली एक डे कहलाता था। ओके, एंड अ मंथ वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर। और एक महीने को हम एक न्यू मून से, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच के इंटरवल को हम मंथ कहते थे। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट भी ग्रीक्स के द्वारा यूज किए गए। सो लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट which ancient men used to in order to measure the time। So let us study about them। So here first one was sundial। So what was the sundial? So ये एक इस तरह की डिवाइस होती थी जिससे सन की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग हम टाइम को मेजर करते थे। जनरली एक ऐसे राउंड सर्किल बना दिया जाता था किसी पत्थर वत्थर का, और उसमें बिल्कुल एक बीच में परपेंडिकुलर एक कोई भी रॉड या कुछ कोई भी चीज परपेंडिकुलर उसमें स्ट्रेट खड़ी कर दी जाती थी, और उसके बाद उसको सूरज के यहाँ मतलब किसी भी ग्राउंड में रख दिया जाता था। तो उससे जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी तो उस जो परपेंडिकुलर हमने वो डायल लगाया उस सर्कुलर स्पेस पे, तो उसकी परछाई के अकॉर्डिंग हम टाइम को डिटरमाइन करते थे। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यदि मान लो क्लाउडी है तो सूरज निकलेगा नहीं, या रात के समय में सूरज निकलेगा नहीं, तो टाइम को मेजर करने में ऐसे समय में एक्यूरेसी नहीं मिलती थी और हम मेजर नहीं कर पाते थे, इसलिए ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें आपको सन मून स्टार्स और इनकी मेजर कभी वो इनकी जो मूवमेंट है ये फिक्स नहीं है, कभी भी वेदर क्लाउडी हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, और नाइट के समय में जब सूरज नहीं निकलता है तो परछाई कैसे बनेगी। तो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स दिस वाज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ मेजरिंग टाइम। नाउ लेट जो अभी लार्जेस्ट सन डायल है जो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा, वो अभी भी आप जंतर मंतर दिल्ली में घूमने जाएं तो वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जो एक लोकल स्टोन एंड मार्बल से बनाया गया है। ठीक है, तो आप कभी घूमने जाने का मौका मिले तो आप वहां जाकर इस चीज को जरूर देखें। ओके, सो दिस वाज द सन डायल। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो हियर सैंड क्लॉक और आवर ग्लास। सैंड क्लॉक और आवर ग्लास क्या है? तो जनरली क्या करते थे हम, एक कुछ कांच का या मेटल का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखते थे और उसमें दो चैम्बर होते थे, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर, और उन चैम्बर के बीच में बिल्कुल एक छोटा सा एक डेफिनेट शेप होता था। ठीक है, ठीक डेफिनेट हॉलो स्पेस होता था जिससे कि ऊपर मान लो अपर चैम्बर से जो सैंड है वो अपर चैम्बर से निचले चैम्बर पे ताकि आ पाए, और
पूरी सैंड अपर चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर पे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे आती थी, तो उसको हम उसको उसी तरह से फिक्स करते थे कि जिससे वो बालू जो है, जो सैंड है, अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर पे एक फिक्स टाइम पे आ जाए। तो उसकी सहायता से हम टाइम को मेजर करते थे कि मीन्स हमें जैसे मान लो 1 घंटे को मेजर करना है जैसे जनरली, तो उसमें उतनी ही बालू रहती थी। वो एक जो अलग अलग टाइप की जो ये आती थी सैंड क्लॉक या आवर ग्लास आते थे, तो उनमें इतनी ही बालू रहती थी कि यदि हम अपर चैम्बर से वो नीचे वाले चैम्बर में वो बालू गिरना स्टार्ट होगी, तो वो 1 घंटे में ही पूरी बालू अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर पे आ पाएगी स्ट्रेट यदि रखने पे। तो हम क्या करते थे, जैसे 1 घंटे का हमें इंटरवल मेजर करना है, तो उस ग्लास को या जो वो 2 चैम्बर से बना हुआ वो जो इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको जिस चैम्बर में पहले पूरी बालू होती थी उसको रखते थे, पलटा के उसको ऐसे रख देते थे, तो धीरे धीरे बालू नीचे फिल्टर होने लगती थी। और जब पूरी बालू नीचे गिर जाती थी तो क्या हो जाता था, पता लग जाता था कि 1 आवर इंटरवल खत्म हो गया। तो दिस वाज सैंड क्लॉक, क्योंकि सैंड की सहायता से हम टाइम को मेजर करते थे। ठीक, आपने टीवीज वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में देखी होंगी, आपकी बुक में देखी पिक्चर बनी होगी। ठीक, यू कैन सी देयर। नाउ कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक क्या होता था कि इसमें कैंडल्स के पे एक अलग अलग डिस्टेंस पे हम नीडल्स को प्लॉट कर देते थे। ठीक है, और कैंडल को जला देते थे। और जब कैंडल जलती है तो क्या होती है, मोम पिघलती है। तो मोम के पिघलने से जैसे जैसे मोम पिघलना नीचे आता जाएगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे मोम पिघलेगी तो वो जो जहाँ पे हमने निडल्स को पिन कर रखा है वो लूज होंगी और निडल्स गिरते चली जाएंगी। तो इसके माध्यम से एक रेगुलर इंटरवल्स के बीच में हम उनको एक फिक्स डिस्टेंस के बीच में निडल्स को क्या करते थे, प्लॉट करते थे। और कैंडल को जलाने के बाद जब एक निडल गिरी तो पता चल जाता था कि इतना टाइम हो गया, 2 गिरी तो इतना, 3 हो गया तो इतना। उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को कैलकुलेट करते थे। दैट वाज नोन एज कैंडल क्लॉक। द क्लॉक which the time which was measured with the help of candle was known as candle clock। बट ये सारी चीजें क्या थी, एक्यूरेसी नहीं देती थी टाइम में। ठीक है, मान लो सैंड क्लॉक है, आवर ग्लास है, इसमें भी एक्यूरेसी नहीं थी, हम उल्टा करके भूल गए और हमें जब दोबारा अगले घंटे को मेजर करना है तो मान लो हम फॉरगट कर गए उसको रिवर्स करना। ठीक है, तो क्या हुआ इससे कि टाइम के में एक्यूरेसी नहीं आती थी। या कैंडल क्लॉक है, मान लो गर्मी के दिन है तो कैंडल थोड़ा सा जल्दी पिघलती है, ठंडी के दिन है तो थोड़ा सा लेट पिघलती है, विंडी डे है तो मान लो हो गया किसी ब्लो के कारण, विंड के ब्लो के कारण कैंडल बुझ गई। तो टाइम में कुल मिला के एक्यूरेसी मेजर नहीं, टाइम को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ऑल दिस थे कि हम काम चलाते थे, इस तरह से टाइम को मेजर करते थे एंशिएंट टाइम में, लेकिन ऑल दिस डिड नॉट वेंट लॉन्ग because they could not measure the time accurately. So we invented clocks, stopwatch, digital clocks, many things. Now simple pendulum. What is simple pendulum? So simple pendulum क्या होता है कि उसमें एक किसी स्ट्रिंग से एक बॉब, एक किसी मास का एक बॉब जो है उसको अटैच किया जाता है और उसको किसी एक फिक्स उससे लटका दिया जाता है स्ट्रिंग से। तो वो जो बॉब है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम है। ठीक The suspended mass is called the bob of the pendulum and it may be small metal ball or any similar object that is free move along with the string। और जो सस्पेंडेड मास होता था, जिस मास को हम धागे से लटकाते थे, वो वही क्या कहलाता है, पेंडुलम में बॉब कहलाता है। और वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकता है या कोई बॉल भी हो सकती है जो फ्रीली मूव करने के लिए क्या हो, फ्रीली मूव करने के लिए, जो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, जनरली आपने जो आजकल डिजिटल क्लॉक्स आती हैं, सॉरी जो वॉल क्लॉक्स आती हैं, तो कई ऐसी वॉल क्लॉक्स होती हैं जिनमें सिंपल पेंडुलम लगा होता है। तो यू कैन सी देम, यू हैव सीन एंड इन द फिगर which is in your book you can also see the figure of simple pendulum and फिगर को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट इज जनरली सिंपल पेंडुलम। और जो धागे से लटका हुआ नीचे सस्पेंडेड मास है वही क्या कहलाता है, पेंडुलम में बॉब कहलाता है। ठीक, तो इसकी सहायता से हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। When the bob attached to the thread is pulled to a side and released, जब जो बॉब है वो जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, धागे से अटैच्ड है, उसको हम एक तरफ ऐसे खींचते हैं और जब फिर छोड़ जाते हैं तो क्या करता है वो
जैसे हमने यहाँ से छोड़ा तो वो इधर जाएगा और रिटर्न इधर आएगा, ऐसे ये क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो यही जो इसका मूवमेंट है कि इधर से ऐसे जाना, इधर से ऐसे जाना फ्रीली। एक बार हमने रिलीज पकड़ा, यहाँ से छोड़ दिया, तो बॉब जो है ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, मूव करने लगा। तो यही जो टू एंड फ्रो है, ये क्या कर आगे पीछे जाना, ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक, तो जो बॉब पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहलाता है। और ठीक, दिस इज इन द फिगर यू कैन सी दैट कि ये एक सर्फ उससे है, ये स्ट्रिंग से एक देखिए बॉब क्या किया गया है, बांधा गया है। ठीक है, ये और उसके बाद जब हमने मान लो उसको पकड़ करके पॉइंट ए तक ले गए और उसको जब छोड़ेंगे तो वो ओ से होते हुए सी तक जाएगा, फिर वापस ए तक जाएगा। तो इस टाइप का ए से सी वापस ए फिर सी, इस तरह से जो ये मोशन है ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कि जब पेंडुलम जो होगा हमारा रेस्ट पे होगा तो वो पॉइंट ओ पे होगा। जब उसको हम फिर खींचेंगे ए से और छोड़ देंगे तो फिर सी तक जाएगा, फिर ए तक जाएगा, फिर सी तक जाएगा, फिर ए तक जाएगा। तो ये जो मोशन करने लगेगा वो ये पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। और एक बात याद रखिएगा, ए और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ओ और सी के बीच का होगा हमेशा। ये पेंडुलम की प्रॉपर्टी है कि जब भी एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसके मीन और एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो और जो यही है कि एक बार ए से सी तक जाना और वापस ए तक आना, तो पेंडुलम का ये मूवमेंट क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंडुलम थ्रू ए टू सी देन बैक टू ए। दिस मोशन इज नोन एज this motion is known as one oscillation. So तो टाइम जो और पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो यही है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम के द्वारा कितना टाइम लिया गया। ठीक, तो पॉइंट ओ है जो वो मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन कहलाती है पेंडुलम की, और जो ए और बी है ये टू एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन सी से फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक का जो मोशन है वो एक वन ऑसिलेशन कहलाता है। और वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लिया गया पेंडुलम के द्वारा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, नाउ वन ऑसिलेशन मैंने आपको भी बता दिया कि बी देन ए से बी फिर देन बैक टू ए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मोशन है, इतना मोशन क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन कहलाता है। उसके बाद टाइम पीरियड वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ so it must be noted that the time period of a simple pendulum depends only on the length of the string and with which the bob is suspended। ठीक, तो एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, वो केवल स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिससे वो बॉब बंधा हुआ है। ठीक है, बॉब कितना भारी है, कितना हल्का है, ठीक, या कितने एंगल से हम उसको स्विंग कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, जनरली जो पिछले में देखा था, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ जिस धागे से बॉब बंधा हुआ है उसकी लेंथ से ही टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग मतलब डिपेंड करता है, उसी से टाइम पीरियड चेंज होता है। यदि स्ट्रिंग छोटी है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। यदि स्ट्रिंग बड़ी है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बड़ा होगा। इससे कोई मतलब नहीं होता कि स्ट्रिंग से जो बॉब अटैच्ड है वो कितना भारी है। ठीक, ये हम उसको किस एंगल से, मान लो जैसे ये बॉब है, इसको मैंने खींच के यहाँ ले गया तो ये तो कम एंगल हुआ, यहाँ भी ले गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब इसको रिलीज करूंगा तो टाइम पीरियड सेम आएगा, क्योंकि बॉब के मास से, बॉब के वजन से और एंगल जो है, एंगल स्विंग का जो एंगल है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसी पे टाइम पीरियड क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चाहे बॉब हैवियर हो या लाइटर हो, डजेंट मैटर। यदि लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ, दो पेंडुलम है दोनों की
पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है, भले उसका एक में 5 kg का बॉब हो, एक में 2 kg का बॉब हो, लेकिन फिर भी दोनों का क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का यूज करके हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। सो गैलीलियो जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्विंगिंग बॉडी को नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि कोई एक स्विंगिंग बॉडी होती है, मतलब झूलती हुई जो बॉडी होती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, तो उसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो एक प्रॉपर इंटरवल में और एक प्रॉपर यूनिट में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को मेजर किया, और गैलीलियो ने 1602 में वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए उस चीज़ को देख करके, और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टी दी सिंपल पेंडुलम की। इस सिंपल पेंडुलम को उन्होंने एक सिंपल पेंडुलम पे एक थ्योरी दी, और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही फिर आगे घड़ियों की खोज हुई। इसी थ्योरी से हमने घड़ियों को डिस्कवर किया, वेरियस टाइप्स ऑफ वॉचेस डिस्कवर की, क्योंकि जो लेंथ है वो कांस्टेंट लेंथ है, और अगर लेंथ कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड हमेशा इक्वल होता है। तो उसी की सहायता से हम टाइम को फिक्स एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक इसी से फिर इनके ऑब्जर्वेशन के बाद जो उन्होंने थ्योरी दी, उसी से पेंडुलम क्लॉक्स बनाई, जिनसे फिर विंडिंग क्लॉक, ब्रिस्ट वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें फिर हमने डेवलप की। सो दिस वाज हाउ वी मेजर द टाइम यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सो ये गैलीलियो की देन है, एन इटालियन साइंटिस्ट। So in a pendulum clock, the regular motion of the pendulum controls the motion of the hands of the clock. पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, जो पेंडुलम होता है, जो वॉच के जो हैंड्स होते हैं उनका मोशन कंट्रोल करता है। ठीक, और वो पेंडुलम कंट्रोल करता है, मीन्स वो जो घड़ी के जो कांटे हैं वो एक फिक्स्ड उस पे ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि घड़ी के कांटे तो छोटे बड़े होते नहीं, उनकी लेंथ हमेशा फिक्स होती है। तो वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसके कारण से टाइम क्या है, एक्यूरेटली मेजर होता है। ठीक है, और जैसे ही पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, इट मूव्स गियर बाय 1 नॉच, तो वो आगे 1 नॉच बढ़ जाता है। जैसे सेकंड वाला कांटा, एक ऑसिलेशन हुआ तो टक्क से आगे, फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो फिर टक्क से आगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है। तो प्रत्येक ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग हम टाइम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और यदि हम लेंथ को पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा घटा के टाइम को एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेंडुलम क्लॉक के बाद बहुत सारी क्लॉक्स आई, जैसे कि जो बहुत एक्यूरेट टाइम देती थी, जैसे कि डिजिटल क्लॉक्स हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में है, कंप्यूटर फोन्स में है, रिस्ट वॉच में, बहुत सारी ऐसी क्लॉक्स आई जो फिर आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे हम बहुत ही एक्यूरेटली टाइम मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच एक्सेट्रा, बहुत सारी हमारे पास वॉचेस हैं टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये सब पेंडुलम क्लॉक्स के खोज के बाद ही आई। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट्स क्या क्या है, टाइम को हम किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेडली होते रहती हैं, जैसे कि अर्थ का अपनी एक्सिस में घूमना, हर 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस में एक बार घूम जाती है, या अर्थ का सूरज की ओर चारों चक्कर लगाना, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस्ड पे हमने टाइम की यूनिट्स को डिराइव किया और डिफाइन किया। तो जनरली एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया गया, कि एक अर्थ को जितना रोटेट करने में टाइम लगता है उसी को हमने 1 डे कहा। ठीक है, दैट इज 24 घंटे के बराबर है। और प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये हमें पता है डेफिनेटली। तो इस तरह से हमने टाइम को डिवाइड किया। तो एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, 24 इंटू 60 मिनट्स। यदि एक दिन में कितने मिनट है तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कितने मिनट्स होते हैं। और यदि सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 60 ये क्या है, एक दिन में कितने मिनट, और फर्दर जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज एक दिन में कितने सेकेंड है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 86,400 सेकेंड्स होते हैं 1 डे में। तो
एक यूनिट से दूसरी यूनिट को हम कवर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट्स हैं टाइम को मेजर करने की। नेक्स्ट, एक सेकेंड में हम कह सकते हैं 1/86,400 मीन सोलर डे होते हैं। ठीक है, इसको हमने उसी दूसरी तरह से मैथमेटिकली लिख दिया। तो एक सेकेंड में इतने दिन होते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम है। तो ये मैथ में आप लोगों ने सीखा होगा कैलकुलेट करना, सो नीड नॉट टू डिस्कस मच। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड है। ठीक है, डिस्टेंस की मीटर है, टाइम की सेकेंड है, स्पीड की मीटर पर सेकेंड है एसआई यूनिट। बल्कि लेकिन हम टाइम को बाकी मिनट में भी मेजर करते हैं, आवर में भी मेजर करते हैं, ठीक है, डे में भी मेजर करते हैं, मंथ में भी मेजर करते हैं, ये सब वेरियस यूनिट्स हैं। वीक होता है, वीक जिसमें 7 डेज होते हैं, ये सब टाइम की यूनिट्स ही हैं जिनको हम मेजर करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर मीटर है, वो सॉरी सेकेंड है, याद रखिएगा। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 10 ईयर्स को मिलकर हम एक डिकेड बोलते हैं। 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है जिसको हिंदी में दशक बोलते हैं। नेक्स्ट, 100 ईयर्स में 10 डिकेड्स होते हैं, मीन्स 1 सेंचुरी। 100 साल की एक शताब्दी होती है, या 10 डिकेड की एक सेंचुरी होती है। तो ऑल दीज यूनिट्स वी यूज टू मेजर टाइम। फिर 1000 ईयर में 10 सेंचुरीज होती है, उसको हम 1 मिलेनियम बोलते हैं, 1000 सालों को। तो ये वेरियस यूनिट्स हैं जो हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। Now, today, time of a smaller fraction of a second can also be measured using electronic or digital clocks. एक सेकेंड टाइम के भी हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को भी हम आजकल मेजर कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतना हाई है कि वी कैन मेजर ऑल दिस टाइम्स, ठीक, डिजिटल क्लॉक्स की सहायता से, स्टॉप वॉच की सहायता से। ठीक है। For measuring very small interval of time in laboratory or in sports, we use a stopwatch. We can measure accurately 1/100th or even 1/10th of a second. इतने कम फ्रैक्शन को भी हम, टाइम की इतनी कम फ्रैक्शन को भी हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स जो स्पोर्ट्स वगैरह में, लेबोरेटरी वगैरह में स्टॉप वॉच वगैरह की सहायता से हम मेजर करते हैं टाइम को। तो आजकल हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके टाइम से हम वेरी वेरी लेस टाइम को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो दिस वाज all in your chapter. Take, hope you all understood. We have studied various things about motion, various facts about time, various things involved in motion and time. All these things we have studied in this chapter. Hope you all have understood. And if you have any doubt related to your related to this chapter, you can mention your doubt in our comment section, and we will try as we will try our level best to clarify your doubt. Thank you everyone. Goodbye. Take care. Have a nice day.